हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस क्लास। आज का हम लोग का क्लास है स्टोविंग इन माइंसकेप पे, ठीक है। और हम लोग प्रीवियस जो हमारा क्लास चला है सब्सिडेंस का, मैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लूँगा एंड हम लोग स्टोविंग के बारे में पढ़ेंगे पूरा कि स्टोविंग किस तरह से होता है, इसके न्यूमेरिकल्स हम वो कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो विदाउट अ डू चलो शुरू करते हैं। तो ये हम लोग के सब्सिडेंस का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसे देखते हैं। सब्सिडेंस में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उस पे न्यूमेरिकल किस तरह से हो सकता है हम लोग उसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अंडरग्राउंड पैनल है कोल माइन का, जिसका स्ट्राइक लेंथ है 50 मीटर, ठीक है। फिर स्ट्राइक लेंथ पे किया गया, फिर पाया गया सब्सिडेंस हुआ वहां पे। सब्सिडेंस सर्वे में पाया गया कि ऊपर पे जो सरफेस है, ठीक है, दो एक्सट्रीम जोन से वो 593.2 है स्ट्राइक डायरेक्शन पे। डेप्थ है वर्किंग का 100 मीटर बिलो, नीचे डेप्थ वर्किंग का है, ठीक है, सरफेस से। एंड बोल रहा है कि भाई ओवर है ना, राइट। बोल रहा है कि इस पे आप एंगल ऑफ ड्रॉ बनाओ। तो देखिए, पहले ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बनाने के पहले आपको अप्रोच होना चाहिए, और सबसे बार बार मैं जो बोलता हूँ, आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, राइट। तो डायग्राम कैसे क्लियर होगा? डायग्राम पे देखिए क्या बोला। स्ट्राइक लेंथ नीचे जो कोल माइन का है वो स्ट्राइक लेंथ 500 मीटर है, ठीक है। ये कोल था, ये कोल, तो ये वर्किंग आपका ये है। तो इसको मानिए ये जो स्ट्राइक लाइन है दिस इज 500 मीटर, राइट। ये आपका सरफेस होगा, दिस इज योर सरफेस, राइट। ये आपका सरफेस है और सरफेस से डेप्थ है आपका 100 मीटर का, क्लियर है। और बोल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको नोट करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, इट वॉज फाउंड दैट द लेंथ ऑफ, यहाँ पे देखिएगा, लेंथ ऑफ स्ट्राइक स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सट्रीम लिमिट्स, ठीक है, ऑफ सबसाइड एरिया इज 5 2। एक्सट्रीम लिमिट मतलब, एक्सट्रीम लिमिट का मतलब वो पॉइंट जहां पे आपका सब्सिडेंस नोटिस किया गया, इसके बाद सब्सिडेंस है ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना एक्सट्रीम लिमिट का मतलब, ठीक है। तो मीन्स इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका सरफेस है, ऐसा समझने के लिए। तो ये दो पॉइंट हुए आपके एक्सट्रीम लिमिट, इसके बियॉन्ड सब्सिडेंस है ही नहीं। तो मैं इसे ले लेता हूँ ए, इसे ले लेता हूँ मैं बी। तो इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस पाया गया, एक्सट्रीम लिमिट, दो लिमिट जिसके बियॉन्ड आपका सब्सिडेंस नहीं है, वो है 593.2 मीटर, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब हमसे बोला एंगल ऑफ ड्रॉ बताइए। तो एंगल ऑफ ड्रॉ आपको पता है, मैंने क्या बताया था, एंगल ऑफ ड्रॉ इज जो आपका वर्किंग है। तो स्ट्राइक लाइन कितना है आपका, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज 500 मीटर यूजी का, ठीक है। मैंने एंगल ऑफ ड्रॉ क्या बोला था, लास्ट जहां पे हम लोगों का सब्सिडेंस दिखता है, तो एक्सट्रीम लिमिट पे सब्सिडेंस दिखेगा, इसके बियॉन्ड तो यहाँ पे है नहीं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे अगर है तो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को यहाँ ले ले रहा हूँ ना, ये कुछ इस तरह से पॉइंट हो जाएगा। टेक दिस पॉइंट बी हियर और इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। इसके बियॉन्ड नो सब्सिडेंस, ठीक है। इसके बियॉन्ड यहाँ पे दिस इज देयर इज नो सब्सिडेंस। तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सब्सिडेंस इज ए एंड बी। और एक वर्टिकल, यहाँ पे मैं 100 मीटर ले ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज डेप्थ फ्रॉम 100 मीटर। और जो ये आपका वर्किंग होता है, वर्किंग से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये आपका वर्किंग है, स्ट्राइक, ये आपका वर्किंग है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, राइट। और दिस एंगल इज कॉल्ड एज, दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ड्रॉ, ठीक है, एंगल ऑफ ड्रॉ। तो एंगल ऑफ ड्रॉ देखो, इसमें दो से तीन चीज सीखने को मिल गया। एंगल ऑफ ड्रॉ क्या कहलाता है, वो पॉइंट वर्टिकल लाइन जो हम लोग जहां से काम कर रहे हैं वहां से जो लास्ट लिमिट होता है सब्सिडेंस का, या लास्ट इफेक्ट दिखता है सब्सिडेंस का, इज कॉल्ड, आपका होता है एंगल ऑफ ड्रॉ। तो एंगल ऑफ ड्रॉ कैलकुलेट करने के लिए देखो, अगर मैं इसको लूं, ठीक है, ये वाले को लूं, सी, या इस पोर्शन, इस ट्रायंगल को अगर मैं लूं, ये आपका है, ठीक है, राइट, ये, ओके। देखो ये 500, दिस 500 इक्वल टू दिस 500 यहां पे है, ठीक है।
ये क्लियर हुआ? अगर मैं इसको बोलूं, ये क्लियर हो गया, ये दिस 500 इक्वल टू दिस 500। हमको थीटा जब यहाँ पे निकालना है, थीटा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ये आपको दिख रहा है कि ये 100 मीटर है, राइट, एंड दिस इज थीटा। मैंने इस पोर्शन को यहाँ पे लिया, ठीक है। आपको ये पॉइंट x चाहिए होगा थीटा के लिए, राइट। अब ये x कैसे निकलेगा? तो दिस इज x, दिस इज x, राइट। तो देखिएगा ये आपका क्या है 500, दिस इज 500, बट ये टोटल फ्रॉम A टू B is 593। तो this one, okay, and this one, let me say CD। तो यहां पे क्या होगा, AB बराबर हो गया आपका AC प्लस CD प्लस DB। यहां पे देखिएगा दिस इज A, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज B, राइट। तो AB बराबर क्या है आपका 593.2। AC एंड CD ये आपके क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। AC और DB, सॉरी, AC एंड DB विल बी इक्वल, राइट, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट से हैं। इसके बाद जो ये x होगा, ये x, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको x लिख सकता हूं, दिस इज 500 एंड दिस इज DB। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी x हो गया, तो ये 2x प्लस 500, यहां पे आ जाएगा x बराबर आपका 593.2 माइनस 500 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 49 आपको मिल जाएगा, सॉरी, x विल बी 46.2, 46.6, ये हो गया x। अब नाउ इस एंगल पे इस पे आइए, ये आपका है एंगल ऑफ ड्रॉ, ये आपका एंगल ऑफ ड्रॉ, आप किसी भी साइड पे भी चले जाइए, दिस टेक दिस, ये आपका 108 मीटर है, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 46.6। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 46.6 डिवाइड बाई 100 एंड थीटा विल बी 24.98, इसको हम कह सकते हैं, लेट मी से 25 डिग्री। तो इस तरह से आपको एंगल ऑफ ड्रॉ निकल जाएगा। यहाँ पे प्लीज डोंट कंफ्यूज कि ये 500, ये जो आप ये देख रहे हैं, इसको मैं XY कर देता हूँ मान लो, या इसको मैं कह देता हूँ एम एन एंड इक्वल टू सी एंड डी, क्योंकि भाई स्ट्राइक लाइन तो ये ऊपर एक ही होगी ना, इसके बाद जो भी बचा तो ये बराबर हिस्सों पे जाएगा। सो ये आपका आ गया, आपने x निकाल लिया, राइट, यू हैव कैलकुलेटेड दिस x एंड ये आपका थीटा हो गया। ये हाइट ऑलरेडी आपको, मतलब डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 100 है, ये 100 है, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जो ये क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी 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 IMP, और मेरा ओपिनियन है कि इस बार इससे जरूर क्वेश्चन आएगा इस साल पे, राइट, इस साल इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, ये डैम श्योर है। तो आप देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, आप इसको नोट करिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। एक लेवल सीम है जो आपका 100 मीटर डेप्थ पे काम कर रहा है, हो रहा है, और कितने विड्थ पे 100 मीटर पे। तो ये बना लिया आपने, ये आपका हो गया सरफेस, ठीक है, दिस इज योर सरफेस। ये कितना विड्थ हुआ आपका 100 मीटर, कितना डेप्थ पे काम कर रहा है 100 मीटर पे, और बोल रहा है इफ एंगल ऑफ ड्रॉ। तो ये एंगल ऑफ ड्रॉ कैसे लेंगे, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया, तो ये हो गया आपका ये एंगल ऑफ ड्रॉ, ये थीटा एंड दिस थीटा, ये दोनों एंगल ऑफ ड्रॉ पे है, थीटा थीटा दोनों इक्वल होगा, ठीक है। दिस थीटा इज एंगल ऑफ ड्रॉ, राइट। तो ये थीटा आपको कितना दिया हो, कितना दिया 35 डिग्री, ठीक है, ये 35 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज योर 35 डिग्री। बोल रहा है कि सब्सिडेंस को देख के बताइए क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, या इनसफिशिएंट डाटा टू एनालाइज, राइट। तो सबसे पहली बात आपको ये सिर्फ दे दिया कि ये मेरा डेप्थ है, इतने डेप्थ पे काम कर रहा है, इतना एंगल ऑफ ड्रॉ है, और बोल दिया कि आपका विथ इतना है, ठीक है। तो किस तरह से काम होगा, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बोल रहा है करें, कैसे करें। तो याद करो मैंने आपको बताया था क्रिटिकल विथ का फॉर्मूला, मैंने क्रिटिकल विथ का फॉर्मूला बताया था, क्रिटिकल विथ 2h tan
फाई, एंड फाई इज आपका एंगल ऑफ ड्रॉ, एंड एच इज डेप्थ ऑफ वर्किंग फ्रॉम सरफेस। ओके, तो देखिए WC ये क्रिटिकल विथ है, 2H आपका दिया हुआ है फ्रॉम डेप्थ फ्रॉम सरफेस 110 और डिग्री कितनी है 35 एंगल ऑफ ड्रॉ। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आता है 140.04। ये आपका क्या WC, ये क्या हुआ क्रिटिकल विथ। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आता है सर क्रिटिकल विथ क्यों निकाल रहे हैं हम। देखो जब ये 144.5 मीटर, ठीक है, ये जो विथ है आपकी, ये विथ ऑफ वर्किंग, ये अभी नाउ 100 मीटर है। जब ये विथ ऑफ वर्किंग 140.4 मीटर होगा तब आपका सब्सिडेंस क्रिटिकल होगा। अब क्रिटिकल क्या था, लेट मी रिवाइज यू। आप अगर काम कर रहे हैं सरफेस पे, ठीक है, तो अगर सब्सिडेंस का इफेक्ट सिर्फ एक पॉइंट तक जाता है, सरफेस तक चला जाता, सिर्फ ओनली अप टू 1 पॉइंट, ये कहलाता है आपका क्रिटिकल सब्सिडेंस। ठीक है, और अगर यहां पे देखिएगा सी हियर, ठीक है, ये आप डेप्थ आपने काम किया, सरफेस तक नहीं गया असर, सब्सिडेंस आपका यही हुआ बिलो द सरफेस, तो ये आपका कहलाता सब क्रिटिकल। ठीक है ना, और इसी के बाद अगर ये बहुत सारा इस सरफेस तक चला गया, इतना सारा पॉइंट, ठीक है, ये यहां से ऐसा सब्सिडेंस हो गया हमारे वर्किंग कारण, तो ये कहलाता है सुपर क्रिटिकल। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये बोल रहा है कि क्रिटिकल विथ 140 मीटर पे होगा जब विथ ऑफ वर्किंग होगा तो। ठीक है, पर अभी विथ ऑफ वर्किंग क्या है 100 मीटर, इसका मतलब क्रिटिकल विथ पे वो सरफेस पे पहुंचेगा 140 मीटर काम करने पे, तो अभी तो 100 है, मतलब सरफेस तक नहीं पहुंच रहा है, तो सरफेस तक नहीं पहुंचा मतलब सब्सिडेंस क्या हो जाएगा इस पे आंसर, इस पे आपका आंसर हो जाएगा सब क्रिटिकल। ठीक है, तो इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बन गए, दो क्वेश्चन, राइट। दो क्वेश्चन कैसे, आपको वर्किंग दे देगा और बोलेगा भाई क्रिटिकल विथ फाइंड करो। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है ये, और जिन बच्चों को क्वेश्चन अगर आज का क्लास से भी समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप इसका प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, माइनिंग मेथड का डे 9 का वीडियो जिसमें मैंने सब्सिडेंस के बारे में बताया, तो कुछ इस तरह से ये सवाल बनेगा, और दिस इज वेरी 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 IMP, तो प्लीज इसको जरूर नोट करिएगा। ठीक है, डाउट हो तो मुझसे पूछेगा। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सैंड स्टोविंग। सैंड स्टोविंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं उन न्यूमेरिकल्स को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ खास पॉइंट्स को मैं आपको करूंगा। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग उन पॉइंट को समझेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है और किस तरह से क्या होता है। स्टोविंग क्या है, आपने अंडरग्राउंड माइनिंग कर लिया, ठीक है, हमने अंडरग्राउंड माइनिंग कर लिया। अब हुआ यूं कि जब हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग कर ली, ये आपका ये अपना सरफेस है, दिस इज अवर सरफेस, यहाँ पे सपोज मान लो ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल है और हमको यहाँ माइनिंग करना, और यहाँ हाई ग्रेड का कोल है, वेरी हाई ग्रेड कोल, हाई ग्रेड कोल। ठीक है, और ये सबसे आखिरी है, तो यहाँ पे अगर ताजमहल के नीचे माइनिंग करनी होगी तो कैसा करना पड़ेगा, वैसे तो परमिशन होगा नहीं, फिर भी मैं कहने का मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सिटी है, तो हम लोग जब ये डेवलपमेंट तो कर ले, जब डिपलिंग करते हैं तो इसको हम लोग केविंग के लिए नहीं छोड़ते। अब शब्द आया केविंग। ठीक है, जब हम लोग डिपलरिंग करते हैं, राइट, जब डिपलरिंग करते हैं, देखिए डेवलपमेंट में हमने गैलरीज फॉर्मेशन किया, ठीक है, और जब हमारा गैलरी बन गया तो पिलर्स बनेंगे, और जब हम लोग पिलर को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिपलरिंग। तो जब ये डिपलरिंग होगा, जब हम पिलर को एक्सट्रैक्ट करेंगे उस एरिया पे, तो वहां पे बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, और जो उसका ये ऊपर का सरफेस है दिस विल केव, ये गिरने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको गिरने दिए तो पूरा सरफेस नीचे आ जाएगा और आपका सब्सिडेंस लीड होगा। सब्सिडेंस हुआ तो क्या हुआ, ऊपर के स्ट्रक्चर को इफेक्ट हुआ। हमने देखा था सब्सिडेंस पे कैसा होता है, रोड्स बैठ जाती हैं, ब्लॉक बैठ जाता है, घर बैठ जाता है, वहां से गैसेस निकलने लगती हैं, ये काफी खतरनाक होता है, राइट। हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी मान लो सपोज ऊपर रेलवे है, रेलवे को इफेक्ट होगा, पब्लिक रोड है उनको इफेक्ट होगा, घर है, हाउस होल्ड है, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो क्या किया जाता है, जो ये हम लोग
डिपलरिंग किए यहाँ पे कुछ मटेरियल को भर दिया जाता है, और मटेरियल किस लिए भर दिया जाता है मटेरियल, ताकि ये पैक हो सके और ये ऊपर का जो स्ट्राटा है वो नीचे ना गिरे, राइट। और जो मटेरियल ये हो सकता है, मे बी सैंड हो सकता है, ये फ्लाई ऐश भी हो सकता है, राइट, ये हो सकता है सेल भी हो, और डर्ट बैंड भी हो जो आपके माइंस में मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको पैक कर दिया जाता है। तो जो गोफ बनता है केविंग के बाद, आपने जैसे आपने डिपलरिंग कर लिया, ठीक है, तो ये जो एरिया रहता है डिपल्ड एरिया, जो जहां पे कोल नहीं मौजूद होता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका गोफ। तो इस गोफ को फिल कर दिया जाता है, एंड ये कहलाता है आपका स्टोविंग। ये क्लियर हुआ। अब स्टोविंग चार तरीके से कर सकते हैं। स्टोविंग का मतलब सिंपल है, आपने डिपलरिंग कर लिया तो उस एरिया पे आपको क्या करना है, फिल करना है, चाहे आप कुछ से भी फिल करें। जनरली सैंड से इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो और फ्लाई एश आजकल ट्राई किया जा रहा है, फ्लाई एश जहाँ पे एनटीपीसी के बगल पे अगर माइंस है, और सेल एंड डर्ट बैंड ये होता है जो ह्यूज अमाउंट पे होता है आपका माइनिंग पे, तो वहीं का वहीं डाल दिया जाता है। बट इसके लिए एक रिजर्व होना चाहिए, बहुत सारी चीज होना चाहिए। तो हम लोग चार तरीके से स्टोविंग करते हैं। पहला तो आपका हैंड पैकिंग हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक स्टोविंग, मैकेनिकल एंड न्यूमेटिक स्टोविंग, राइट। तो बेसिकली मेजर हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है इन इंडिया, वी यूज हाइड्रोलिक स्टोविंग, मतलब वाटर को सैंड के साथ मिक्स किया जाता है और पाइपलाइन के थ्रू उनको डिकोल्ड एरिया पे भेजा जाता है, राइट। अब हम लोग क्लियर करते हैं हैंड स्टोविंग। हैंड स्टोविंग क्या होता है, मैं इसको ब्रीफ में बोलूंगा, ठीक है। हैंड स्टोविंग पे क्या होता है, जो आपका डिकोल्ड एरिया है उस पे मैनुअली टप के थ्रू वहां पे मटेरियल को डंप किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाई कॉस्ट होता है, कह दो हाई कॉस्ट। क्यों, क्योंकि हाई मैन पावर लगेगा, राइट, हाई मैन पावर और लेस इफिशिएंट, ठीक है। मैक्सिमम 10 क्यूबिक मीटर एक व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो बहुत हाई कॉस्ट है, बहुत स्लो होता है। तो ये पुराने जमाने पे होता था, दिस इज ऑब्सोल्यूट, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आ गया मैकेनिकल स्टोविंग और न्यूमेटिक। तो देखो हाइड्रोलिक स्टोविंग मैंने क्या बोला, हम जनरली सैंड लेते हैं, इसको वाटर से मिक्स किया जाता है, ठीक है, मिक्स किए और फिर पाइप के थ्रू आपका डिकोल्ड एरिया पे डाला जाता है, राइट। सैंड एंड वाटर को मिक्स किया गया सरफेस में, पाइप के थ्रू डिकोल्ड एरिया पे डाला गया, ओके। अब मैकेनिकल स्टोविंग क्या होता है, हम लोग बेल्ट कन्वेयर के थ्रू, यहाँ बेल्ट कन्वेयर के थ्रू इस पे बेल्ट पे क्या डाले हम लोग, मटेरियल डाले जो भी हमारा सैंड का है, और बेल्ट कन्वेयर के थ्रू हम अपने डिकोल्ड एरिया पे लेके आए, राइट, अपने डिकोल्ड एरिया पे, और ये यहाँ थ्रू करता जाता है। यहाँ पे इजेक्टर एक मशीन भी हो सकती है, कुछ भी होता है, तो ये डिकोल्ड एरिया पे किया, तो ये आपका कहला गया मैनोमेटिक स्टोविंग। अब आया न्यूमेटिक, ठीक है, न्यूमेटिक। तो न्यूमेटिक स्टोविंग क्या होता है, इस पे एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोलिक स्टोविंग में क्या हुआ, वाटर, इस पे हुआ एयर, तो एयर पे स्मॉल साइज और पाउडर फॉर्म, स्मॉल साइज होता है, पाउडर फॉर्म लगभग मान लो आपका पैक्ड मटेरियल होता है। ये में भी स्टोन हो सकता है, क्रश्ड स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको एयर के साथ भेजा जाता है, एयर वेलोसिटी के थ्रू, कंप्रेसर के थ्रू, और इसको डिकोल्ड एरिया पे डाला जाता है। तो इस तरह से आपका ये स्टोविंग के चार टाइप हुए। सॉरी, ये आपके फोर्थ टाइप हो गए। हम लोग को मेजरली देखना है हाइड्रोलिक स्टोविंग, जो हमारे इंडिया पे मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज आईएमपी, हमारे इंडिया पे हाइड्रोलिक स्टोविंग किया जाता है, मैक्सिमम माइंस पे इसी की प्रैक्टिस की जाती है, और जनरली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैकेनिकल स्टोविंग है तो ये उतना कारगर नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। न्यूमेटिक स्टोविंग है, दिस इज नॉट ऑल्सो गुड, ठीक है, इसके लिए कंप्रेसर चाहिए, क्रशर चाहिए, बहुत सारा चाहिए। सबसे अच्छा है कि सैंड इजिली अवेलेबल है हमारे लिए, ओके, और इसके बाद वाटर भी होता है, तो सबसे बेस्ट है आपका हाइड्रोलिक स्टोविंग। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोलिक स्टोविंग किस तरह से की जाती है। पहले तो एक चीज देख लें, एडवांटेज ऑफ स्टोविंग क्या होता है। सिंपल सा है,
अंडरग्राउंड में जब डिपलिंग हो जाता है तो वहां पे गैस एक्यूमुलेशन होता है, जिससे आपका फेटल भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, आई होप स्पॉन्टेनियस हीटिंग आप जानते होंगे कि क्या होता होगा। फेटल मतलब गैस अगर वहां CO वगैरह हो गया तो आदमी का डेथ हो सकता है। अगर किसी का भी डेथ हो गया तो दिस इज कॉल्ड फेटल, है ना। और आपका क्या होगा कि जो ऊपर सपोर्ट मिल जाता है ऊपर के एरिया को, इससे जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो आपके गैलरीज पे नहीं आता या आपके फेस पे नहीं आता, तो आपका वर्किंग बहुत सेफ होता है। ठीक है, रूफ कंट्रोल भी अच्छा होता है, सब्सिडेंस कम हो जाता है, हाई एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल। आप पहले क्या होता था, आप स्टूक छोड़ते थे केविंग के लिए, तो आप अब स्टूक का साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, और नो डेंजर ऑफ इनंडेशन ड्यूरिंग डिपलिंग। देखिए क्या होगा कि अगर डिपलिंग आप कर रहे हैं, ठीक, तो हो सकता है कि वाटर जो आपका फ्लो हो रहा है वो कहीं एक जगह पे इकट्ठा होता जाए। सो इस पे क्या होता है, वाटर को हम लोग पूरा सक कर लेते हैं, तो इससे इनंडेशन डिपलिंग के दौरान नहीं होता। या आपने पहले ऊपर वाले माइंस, ये ऊपर वाले में आपने किया हुआ है वर्किंग, राइट। आपकी माइन ये है, माइन 1, माइन 2, यहाँ पे अगर स्टोविंग है तो यहाँ जब ये आएगा मान लो, तो यहाँ का पूरा वाटर तो ड्रेन आउट हो चुका है, तो इस माइंस के लिए इनंडेशन का खतरा कम रहेगा एज कंपेयर टू केविंग या दूसरे मेथड से। ठीक है, डिपलिंग इन कंटिन्यूअस सीम इज पॉसिबल। मान लो 9.5 मीटर के आसपास या 9 मीटर के आसपास दो सीम वर्किंग कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस सीम। ओके, कंटिन्यूअस सीम मीन्स 9 मीटर वर्क सीम वर्किंग विद इन 9 मीटर, राइट। ये आपका हो गया कंटिन्यूअस सिम। ओके, सो ये जो है बहुत इजी है, मतलब स्टार्टर कंट्रोल ये सारे चीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोलिक स्टोविंग किस तरह से की जाती है। और हाइड्रोलिक स्टोविंग करने से पहले मैं इसको बाद में लूंगा कि हाइड्रोलिक प्रोफाइल, हाइड्रोलिक जो आपका ग्रेडियंट होता है किस तरह से होता है, हम इसको अभी आके देखते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग का। तो हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, पहले तो आप सैंड का रिजर्व देखिए। ठीक है, लगभग 1 टन सैंड चाहिए 1 क्यूबिक मीटर एरिया पे पैक करने के लिए। ठीक है, मान लो आप जब डिपलिंग करने जा रहे हैं आपको 1000 क्यूबिक मीटर एरिया पैक करना है, तो आपको 1500 टन, राइट, सैंड होना चाहिए। तो ये सैंड कहाँ होना चाहिए, रिवर के पास। और इससे भी सबसे जरूरी है कि रिवर आपके पास पे हो, ठीक है, नियर हो। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा आपका। भाई आखिरकार हम लोग सब लोग अपना काम इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसा कमा सके। ओके, अगर हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे, मान लो स्टोविंग पे ही मैंने इतना खर्चा कर दिया जितना मेरा कोयला निकालने पे नहीं मिल रहा, तो घाटा हो गया ना। तो जनरली देखा गया है कि अराउंड 16 किलोमीटर के आसपास हो तब तक चलता है। फिर भी ये फिक्स नहीं है, हर कंडीशन पे अलग अलग हो सकता है, इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और आपके पास इतना रिजर्व भी होना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि आप सैंड स्टोविंग स्टार्ट कर दिए और आपके पास सैंड ही नहीं है, आप अटक गए, फिर दूर से ला रहे हैं। तो प्रॉपर एक रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना हमारे पास सैंड का रिजर्व है, उसका ट्रांसपोर्टेशन पे कितना कॉस्ट आएगा, कितना समय लगेगा, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका जो रिवर है, रिवर से आपका सैंड आया, ठीक है, कहां पे, आपके बंकर पे या पिट टॉप पे। ठीक, उसके बाद की कहानी क्या होती है हम देखते हैं। तो ये दिस इज योर बंकर। ठीक है, ये आपका बंकर है, ये आपका वाटर टैंकर है। ठीक है, इसमें पानी रखते हैं, इतना पानी रखते हैं कि एक दो दिन चल जाए, इतना बड़ा वाटर टैंकर होना चाहिए। ठीक है, और इस बंकर पे आपका होता है सैंड। अब क्या किया जाता है, सैंड और वाटर को दोनों को, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, इस पे है आपका सैंड, इस पे है वाटर। ठीक है, दोनों को इस रेशियो से मिलाया जाता है, ये आपका है मिक्सिंग चैम्बर। ठीक,
यहाँ पाइप के थ्रू आपका बंकर से आएगा क्या, सैंड आएगा, और यहाँ पाइप के थ्रू आया आपका वाटर। ये दोनों को यहाँ पे मिक्स किया जाता है। दिस इज योर मिक्सिंग चैम्बर। ओके, अब 2 से 3 चीज होती है मिक्सिंग चैम्बर पे, क्या कि किस रेशियो पे मिलाया जाए आपका, किसको, सैंड एंड वाटर को, सैंड एंड वाटर को किस रेशियो पे मिलाया जाए। तो जनरली हम लोग इस पे जो यूज करते हैं, हर कंडीशन पे अलग अलग होता है, हर माइन के कंडीशन पे ये डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, राइट। तो आपको जो आपका माइनिंग कंडीशन होता है उस पे देखा जाता है। फिर भी कई जगह पे ये पाया गया है कि जैसे मान लो हम लोग अगर कहें कि, सॉरी, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे 1:1.5, तो ये सैंड होगा और ये होगा आपका वाटर, ठीक है। इस तरह से मतलब 1 टन आपका सैंड हुआ तो ये वॉल्यूम पे है, इस रेशियो से इसको मिलाया जाता है। अगर मैं इसको वॉल्यूम पे करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 टन, ये 1 टन होगा, बट वाटर आपका होगा 935 लीटर अप्रोक्स। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, 1 टन के इक्वल पे। तो ऐसा किया जाता है। अगर वॉल्यूम पे होगा, क्यों वॉल्यूम पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला खेल है, राइट। चलिए देखते हैं। तो एक फिक्स रेशियो पे आपका यहाँ सैंड, बंकर से सैंड आएगा, यहाँ से वाटर आएगा, ठीक है। ये वाटर, दिस इज सैंड, यहाँ मिक्स होगा। और इस मिक्सिंग चैम्बर में 2 चीज होते हैं इनको कैलकुलेट करने को। एक वाटर मीटर होता है जो वाटर का फ्लो कैलकुलेट करता है, और ली रिकॉर्डर होता है। ली रिकॉर्डर क्या करता है, सैंड कितना जा रहा है उसको कैलकुलेट करता है, ताकि हम लोग सही मात्रा पे सैंड भेजें। ये सब क्यों, क्योंकि अगर वाटर कम हुआ तो सैंड आपका फ्लो नहीं होगा, और अगर वाटर ज्यादा हो गया तो सैंड बहुत कम हो जाएगा, आपको खर्चा ज्यादा होगा। तो एक ऑप्टिमम साइज लिया जाता है, राइट। देखिए यहां हुआ। अब यहां पे एक और चीज होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। यहां और ये अंडरग्राउंड पे, इन दोनों के बीच एक टेलीफोन हो, राइट, कि रामलाल बता सके श्यामलाल को कि भाई सेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो इस तरह से आपका टेलीफोन होता है, ठीक है। अब यहां पे मिक्स हुआ और ये पाइप के थ्रू आपका अंडरग्राउंड तक जाता है, और जहां पे आपको स्टोविंग करना होता है आप वहां पे पाइप के थ्रू ले जाते हैं और यहाँ पे सैंड को डाल दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा बैरिकेड लगा दिया जाता है जिसपे ये सैंड रहता है, और वाटर ड्रेन आउट होता है, उसको पंप करके फिर से भेज दिया जाता है, और इसको फिर से अगेन यूटिलाइज किया जा सकता है, राइट। तो इस तरह से आपका साइकिल चलता रहता है। ओके, अब इसके बाद कुछ चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। चीजें आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है कि आपका पाइप कौन सा होना चाहिए, पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हमको देखनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिएगा, आपके पाइप में जाम ना हो। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जैम, ठीक है, जैमिंग ऑफ पाइप। अगर पाइप में जैमिंग हो गया, पाइप अगर जाम हो गया तो आगे ही जा पाएगा क्या, हमारे स्टोविंग फुलफिल जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा एम है, क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर जैम हो गया तो क्या होगा, अगर हायर साइज का पार्टिकल आ गया तो जाम कर देगा। तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो ये हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे ग्रिजली होता है, या इसको ग्रिजली नहीं कहूं मैं, इसको स्क्रीन बोल देता हूं, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्रीन एक छड़ जैसा होता है, कुछ ऐसा, इसमें पोर्स बने हैं। तो एक फिक्स साइज का ही पार्टिकल इसके नीचे जाएगा, बाकी ये बोल्डर्स यहाँ पे ऊपर रह जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये देखा जाता है कि खास टाइप के साइज का ही सैंड से पार्टिकल जाए और वाटर से मिक्स हो, ताकि ब्लॉक ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये यहाँ पे देखिएगा, यू कैन सी हियर, राइट, यहाँ पे, कि पार्टिकल साइज जो स्टोविंग में यूज होता है, ठीक है, वो जो पाइप है आपका उससे 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 1/3 से कम हो। क्लियर है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लो 9 mm का पाइप है तो 3 mm से ही कम आपका पार्टिकल साइज होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या कर देगा,
जैम कर सकता है पाइप को, राइट। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये पर्टिकुलर देखा गया है, ये कोई फिक्स नहीं है। फिर भी आपको कुछ पूछे तो याद रखिएगा 1/3, राइट, ये आपका है। और देखिए इस तरह से आपका आया, आपका स्टोविंग हो गया, क्लियर हुआ। तो ये आपका हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग की पूरी कहानी है। चलिए अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और इसके न्यूमेरिकल ना बहुत ही सिंपल होते हैं, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी जो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ ये 1 और 2, इससे इस बार क्वेश्चन आएगा, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक बोर एक डिप्लिंग डिस्ट्रिक्ट पे 380 क्यूबिक मीटर वाइड है, ठीक है। वाइड कितना है? 380 क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसको भरा जा रहा है, एक पंप लगा हुआ है जो वाटर सप्लाई करता है, उसकी कैपेसिटी है 280, पंप का 280 क्यूबिक मीटर पर आवर। मैं ऐसा कर लेता हूँ, है ना, पंप है आपका, पंप इज 280 क्यूबिक मीटर पर आवर, राइट। इसके बाद आगे डेंसिटी ऑफ सैंड जो यूज हो रहा है 280, डेंसिटी ऑफ सैंड 2.8 टन पर क्यूबिक मीटर होगा ये, राइट। हम सोच रहे हैं, मान रहे हैं हाइड्रोलिक स्टोविंग फैक्टर, तो हाइड्रोलिक स्टोविंग फैक्टर जो है ये 0.95 है। कहने का इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 100% स्टोविंग इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर मैं इसको परसेंटेज पे लूं तो सिर्फ 95% ही स्टोविंग हो पा रहा है। अगर मैं बोलूं 100 क्यूबिक मीटर एरिया को मैं स्टोविंग कर रहा हूं, तो 100 क्यूबिक मीटर पूरा 100% नहीं होता है, सिर्फ 95 क्यूबिक मीटर परसेंट हमारा स्टोविंग हो पाएगा, और 5 क्यूबिक मीटर पे वाइड्स होंगे, किसी भी कारण से कंप्लीटली पैक नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिक स्टोविंग फैक्टर। अब बोल रहा है आपसे कैलकुलेट करिए वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन द स्लरी व्हेन द एक्सकेवेशन इज टू बी फिल्ड इन 3 घंटे 3 आवर। मतलब 3 घंटे पे इसको पूरा फुलफिल करना है, कितने पे? इन 3 आवर। तो इसमें बोल दिया कैलकुलेट, क्या बोल दिया? वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन स्लरी, राइट। और इसके बाद बोल रहा है कि डेंसिटी भी फाइंड करिए, डेंसिटी ऑफ स्लरी। अब अगला क्वेश्चन, सर स्लरी क्या है? स्लरी मीन्स क्या? जो लिक्विड जिसे फ्लो हो सके, ठीक है। तो वाटर एंड सैंड के मिक्सचर को स्लरी कहते हैं यहां पे, ठीक। और बोल रहा कि वेलोसिटी, बोल रहा कि वेलोसिटी भी फाइंड करिए, वेलोसिटी भी फाइंड करिए जब 200 mm का डायमीटर का पाइप है, क्लियर। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो आपको देखना है ऐसे क्वेश्चन पे जनरली सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझना और वो क्या पूछना चाह रहा है, ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए। देखिए अब हम लोग इस पे देखेंगे, हमको निकालना वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन स्लरी, राइट। तो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन स्लरी कैसे निकलेगा? मतलब इसका क्या है, वॉल्यूम पे सैंड डिवाइड बाय स्लरी, ये वॉल्यूम हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ स्लरी, वॉल्यूम ऑफ स्लरी, ठीक है। ये क्या होगा, चलिए पहले इस पे हम लोग देख लेते हैं कि 3 घंटे पे पैक कर रहे हैं हम, ठीक है, कितना? 380 को, ओके, इन 3 आवर, 3 आवर पे 380 क्यूबिक मीटर, तो 1 आवर पे क्या हो जाएगा? 380 डिवाइड बाई 3 इंटू, अब देखिए स्टोविंग फैक्टर कितना? 0.95, तो ये 0.95 कर दीजिए, क्योंकि 380 तो क्यूबिक मीटर तो पूरा स्टोव हो नहीं पाएगा, पूरा वॉल्यूम ले नहीं पाएगा। तो इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे पे हमको करना पड़ेगा 20 पॉइंट क्यूबिक मीटर पर आवर। इतना एरिया हमको 1 घंटे पे 120.3 क्यूबिक मीटर इतना हमको स्टोव करना है, स्टोविंग करना है, इतने एरिया पे रेत डालना है। और 1 घंटे पे जो हमारे पास पंप है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 280। तो वाटर इन 1 आवर,
तो पंप की कैपेसिटी से क्या जाएगा 280 क्यूबिक मीटर हो गया पर आवर। अब हमको निकालना वॉल्यूम ऑफ सैंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्लरी। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना आ गया 120.3। और 123.3 क्यों? क्योंकि भाई हमको तो इतना ही डालना है ना उस पे गोफ जो स्टो करना है, तो स्टो किससे किया जाएगा सैंड से किया जाएगा, तो 120.3 आ गया राइट। इसके नीचे लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्लरी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्लरी हो गया सैंड प्लस आपका आ गया वाटर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 120.3 ये सैंड का है, इसको ऐसे लिख दें ये सैंड हो गया, सैंड ये वॉल्यूम ऑफ सैंड है, ठीक है ये सब वॉल्यूम है, दिस इज आल्सो वॉल्यूम ऑफ सैंड, सभी में वॉल्यूम है। तो 120.3 वॉल्यूम ऑफ सैंड और ये हो गया 280 वाटर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 0.3, ठीक है, या कहा जाए 30%, मतलब कि स्लरी में एज ए वॉल्यूम 30% सैंड है, ठीक है। मतलब कि मान लो अगर आपने 1000 लीटर पानी डाला तो उसमें 30 लीटर सैंड है, या 1000 क्यूबिक मीटर आप डाल रहे हैं तो उसमें 30 क्यूबिक मीटर आपका सैंड है। पर ये मत बोलिएगा सर सैंड को लीटर पे कैसे ले लिए, ये आपको समझाने का पर्पस है मेरा, ठीक है। तो पहला हमने कैलकुलेट कर लिया वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन स्लरी, सॉलिड का मतलब हो गया आपका सैंड, ठीक है, या जो भी हो मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, सैंड अगर नहीं दिया तो वो सॉलिड ही कहलाएगा। अब इसके बाद आ रहा है डेंसिटी ऑफ स्लरी क्या होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो सिंपल सा है कि आपको वॉल्यूम निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, बस सैंड डिवाइडेड बाय सैंड प्लस वाटर, ये क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ स्लरी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉरी वॉल्यूम ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्लरी, हमने ये निकाल लिया। अब डेंसिटी, सिंपल सा फंडा, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो मास कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ सैंड, देखो हम 3 घंटे में भी ले सकते हैं पर मैं इस क्वेश्चन को सिंपली बनाने के लिए मैं 1 आवर ले रहा हूं, ठीक है। आप चाहें तो 3 आवर पे भी ले सकते हैं। तो 1 आवर पे सैंड कितना चाहिए 120.3, ये आपका चाहिए 120.3 क्यूबिक मीटर चाहिए। याद करो वेट या टन पे निकालने के लिए क्या किया जाता था, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट, वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो 120.3 इंटू क्या हो गया आपका 2.8 क्या है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा अराउंड जो भी है, राइट, इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो दिस विल बी 120.3 इंटू 2.8, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 337 टन, ठीक है। ये क्या था वॉल्यूम है और ये टन पे है, इसका मतलब होता 2.8 टन पर क्यूबिक मीटर, का मतलब है एक क्यूबिक मीटर में 2.8 टन आता है। हमको कितना भरना है 120.3, तो ये आपका आ गया मास। और मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1, कितना ले रहे हैं हम लोग 280, इंटू 1 करेंगे तो भी हो जाएगा 280, ठीक है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा आपका 337 मास ऑफ सैंड प्लस मास ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है आपका 120.3 एक घंटे पे, और एक घंटे पे कितना वाटर चाहिए 280, हम लोगों ने देखा ना एक घंटे पे 120.3 अभी कैलकुलेट किया था, और 280 आपका पंप का कैपेसिटी है, तो आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.54, ये आ गया आपका डेंसिटी ऑफ स्लरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को अलग अलग हिस्सों पे तोड़ के लिया है, तो इससे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए पिक किया है, राइट। तो इसको भी पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। या अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, सामने तो सब आपके दिया हुआ है।
अब इस पे अगला क्वेश्चन जो है आपका, हमको फाइंड करना है कि वेलोसिटी कितना होगा स्लरी का। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप भाई इतने वेलोसिटी से भेजें ताकि हेड जनरेट हो, एक प्रेशर जनरेट हो और वो वहां तक जा सके। ठीक है, तो वेलोसिटी, तो अब बोलेंगे सर वेलोसिटी कैसे निकालें। याद करिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। क्वांटिटी आपको देखना है, एरिया आपका 200 मीटर डायमीटर पाइप का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, क्वांटिटी इंटू डिवाइड बाई एरिया। राइट, एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं जाऊं क्वांटिटी, तो आपको कितना क्वांटिटी सैंड भेज रहे हैं आप एक घंटे पे। सबसे पहले इस पे भी एक सबसे जरूरी चीज है यूनिट, ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड पे पूछेगा। क्वांटिटी कितना चाहिए आपको, एक घंटे में आप कितना भेजते हैं, 120.3 प्लस 280। राइट, तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये आएगा आपका 120.3 प्लस 280 अराउंड 400 आएगा। ठीक है, इट विल बी अराउंड 400। तो 400.3 क्यूबिक मीटर हम लोग एक हवर में भेजते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी कितना हो सेकंड पे, तो जो ये हवर है, ये एक हवर, 1 हवर एक घंटे पे जाता है, इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको टोटल क्वांटिटी भेजना पड़ रहा है 400 इंटू 3। ठीक है, ये कितना क्यूबिक मीटर जा रहा है, कितने पे, एक घंटे पे। एरिया क्या आ जाएगा, तो देखिए एरिया बराबर किससे जा रहा है, आपका पाइप में जा रहा है, तो पाइप का एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया बराबर होगा आपका पाई आर स्क्वायर। राइट, तो 3.14 आर क्या हो गया आपका 200 डिवाइड बाई 2। अब देखिए mm पे है, ये मीटर पे है, तो इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पे स्क्वायर। राइट, और ये जो क्वांटिटी है 400.3, ये 1 आवर पे है, तो इसको हमको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड पे। तो जब ऐसा आप कर लेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 3.54 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर हुआ, या मैं यहां लिख दे रहा हूं 3.54 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। राइट, बहुत ही सिंपल है, डेंसिटी निकालना पूछा आपसे, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम मेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन पूछ दिया, उसके बाद वेलोसिटी। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर भी आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। राइट, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसी टाइप से क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब देखो उस पे एक फेस डायमेंशन दे दिया आपका 100 इंटू 2 इंटू 1.5, इसको फिल करना है कितने पे, 3 घंटे पे, हाइड्रोलिक के सिस्टम से। ठीक है, इस पे बोल रहा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक, 500 kg पर एस क्यूब। तो ये आपका मीटर क्यूब या जो भी होगा, मीटर क्यूब मान लीजिए। हाइड्रोलिक फिलिंग फैक्टर आपका दे दिया 0.9। अब यहाँ पे रेशियो आपका दे दिया है किस पे, वॉल्यूम बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा कि किस पे दिया, मास पे दिया कि वॉल्यूम पे दिया, तो ये वॉल्यूम बेसिस पे 0.4। ठीक है, बोल रहा है कि हावरली कंजप्शन ऑफ वाटर कितना होगा, यहाँ पे पूछ दिया वाटर कितना लगेगा, हावरली। राइट, चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पिछले क्वेश्चन पे क्या था, आपको सीधे क्यूबिक मीटर दे दिया था, अब डायमेंशन दिया हुआ है कि भाई कितने को फिल करना, तो 100 इंटू 2 इंटू 1.2। इसको कर लीजिए कि ये कितना क्यूबिक मीटर होगा, तो 100 इंटू 2 इंटू 1.2, ये आ गया आपका 240 क्यूबिक मीटर। इसको आपको कितने घंटे में करना है, 3 आवर में फिल करना है। ठीक है, और जो आप हाइड्रोलिक फिलिंग सिस्टम से कर रहे हैं, जो भी मटेरियल फिल मटेरियल है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर भी लिख सकता हूँ, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2500 kg को मैंने टन पे कन्वर्ट कर दिया। राइट, इसके बाद बोल रहा है कि आपका हाइड्रोलिक स्टोविंग फैक्टर है 0.9, मतलब 90% ही फिल हो पाएगा। 0.9 का मतलब क्लियर हुआ, तो आपको टोटल कितना एरिया हो पाएगा। अब यहां पे बोल दिया कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल मतलब जिस मटेरियल से भरा जा रहा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर।
ये आपका ऑलरेडी दे दिया 0.4। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बोल रहा हावरली कंजप्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का हावरली कंजप्शन क्या होगा, हमको इस तरह से निकालना है। अब सबसे जरूरी इस पे ये आ जाता है कि आप निकालेंगे कैसे। क्लियर हुआ? देखो सब फिर से देख लीजिए कि हावरली सैंड कितना लगेगा आपका, आपको 3 घंटे पे 240 क्यूबिक मीटर को फिल करना है इन 3 आवर, इन 3 आवर 240 क्यूबिक मीटर, राइट। तो 1 आवर पे क्या हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई 3, हाइड्रोलिक स्टोविंग फैक्टर कितना है 0.9। तो आपको 1 घंटे पे अराउंड कितना फिल करना पड़ेगा, 72 क्यूबिक मीटर, 72 क्यूबिक मीटर पर आवर आपको भरना पड़ेगा, राइट, इन 1 आवर, 1 आवर, राइट। अब देखिएगा इस पे बोला हुआ वॉल्यूम बेसिस दिया हुआ है, तो यहां ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ फिल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्लरी, ये जो है स्लरी होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फिल तो क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ फिल आपका क्या हुआ 72 हुआ और स्लरी में क्या होता है आपका फिल, फिल की जगह सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर। तो आपको फिल तो पता है, फिल है 72, वाटर आपको नहीं पता वो x हुआ, ये क्या दिया हुआ 0.4 दिया हुआ है। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ फिल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्लरी, आपका ये ऑलरेडी 0.4 दिया हुआ है। तो मैंने वही किया, वॉल्यूम ऑफ फिल हमने देख लिया कि 72 क्यूबिक मीटर 1 आवर में आपको चाहिए, उस पे स्लरी कितना होगा, उसमें फिल होगा, फिल मतलब सैंड या आपका फ्लाई एश हो गया, कुछ भी हो गया जिससे हम लोग उसको स्टोविंग किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और ये आपका x है वाटर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 108 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये क्लियर हुआ? इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस को बनाना है, राइट। तो 108 क्यूबिक मीटर पर आवर, ये वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बनाइए बार बार, नहीं बने तो भी मुझसे पूछिएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका गेट 2008 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि भाई एक सैंड स्टोविंग पे वेट परसेंट ऑफ सॉलिड, वेट परसेंट 60 है, ठीक है, मतलब इसको मैं 0.6 बोल सकता हूं, ओके। डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 300 क्यूब केजी पर क्यूबिक मीटर। अब तक देखिएगा वॉल्यूम देता था, यहाँ पे वेट दिया हुआ, ठीक है। अब पल्प डेंसिटी, ठीक है, स्लरी का पल्प डेंसिटी मतलब सेम है, डेंसिटी निकालने बोल रहा है कितना होगा, केजी पर क्यूबिक मीटर। इस यूनिट को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टन पर क्यूबिक मीटर भी दे सकता था, ठीक है ना क्वेश्चन पे। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। पल्प डेंसिटी कैसे डिटरमाइन करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब कैसे बहुत ही अच्छा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं सपोज मास कितना है या वेट ऑफ जो पैकिंग है, देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ये होता है। मास टोटल का कितना है, मैंने सपोज ले लिया, मास ले लिया मैंने x, वेट ऑफ फिल मैंने ले लिया x, ठीक है, जिसमें ये देखिएगा अब यहां से मेन कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा x बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे करना है, सैंड और वाटर है, तो सैंड का दिया हुआ है कितना 300
केजी पर क्यूबिक मीटर, राइट। इसका मतलब क्या है, 300 केजी एक क्यूबिक मीटर पे आता है, तो एक केजी के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, 300, राइट। और सैंड का जो है रेशियो दिया हुआ है, ये x है, तो x का 0.6 है, ये भी कोई केजी पे होगा, राइट। तो एक केजी के लिए इतना लगता है, तो 0.6x, x भी कोई वैल्यू होगी, हमको पता नहीं इसलिए हम लोग x लिए हैं, तो इतने के लिए कितना होगा वॉल्यूम, 0.6 डिवाइड बाई 3000, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो आपका सैंड का हो गया, सेम वाटर का लेंगे आप, वाटर के लिए क्या होगा, 1000 केजी, एक्चुअली ये लीटर पे होता है, ठीक है, बराबर 1 क्यूबिक मीटर में आएगा, तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, 60%, अगर आपका 60% सॉलिड है तो 40% वाटर होगा, अगर ये सॉलिड है सैंड है तो ये हो जाएगा 0.4x वेट के हिसाब से, तो इसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, 0.4 डिवाइड बाई 1000, क्लियर हुआ। तो ये 0.4x हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम पे क्यूबिक मीटर, ये भी क्यूबिक मीटर, यहां पे इसको x कर दीजिए, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं करूं तो देखिए, यहां पे मैं इसको करता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी बराबर हो गया मास बाई वॉल्यूम, वेट हमने क्या एज्यूम किया, x। अब वॉल्यूम देखिए, सैंड का वॉल्यूम कितना होगा, 0.6x डिवाइड बाई 3000, प्लस वाटर का कितना होगा, 0.4x डिवाइड बाई 1000, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1666 केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, बस बेसिक चीजों को देखना है, ठीक है ना, कि कैसे आपका डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। आपको मास नहीं पता था तो आपने एक्स ले लिया, वॉल्यूम के लिए आपको दिया हुआ वेट दिया हुआ है, तो वेट से आप कैसे वॉल्यूम पे गए, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल किया, 3000 केजी एक क्यूबिक मीटर पे आता है, तो एक क्यूबिक मीटर पे कितना आएगा, तो 1 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाई 3000 आ गया। और जो मास का एक केजी पे लग रहा है, तो 0.6x, तो x कोई वेट हुआ, तो 0.6 के लिए कितना लगा, हमने क्या किया, एक केजी के लिए जितना, तो 0.6x भी कोई एक केजी पे होगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम आ गया। ऐसे ही हमने वाटर से कर दिया, फिर इसके बाद हमने मास बाय वॉल्यूम करके ये इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये है आपका आंसर, ओके, राइट। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, डाउट हो तो फिर भी पूछिएगा, राइट है। चलिए, अब ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपसे पूछा था कि हाइड्रोलिक प्रोफाइल और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक प्रोफाइल क्या होता है कि जैसे ये मेरा सरफेस है और यहाँ मेरा वर्किंग है, तो मैं किस तरह से अपने वर्किंग में, ये वर्किंग में वाटर सेंड कर रहा हूँ पाइप की मदद से, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका हाइड्रोलिक प्रोफाइल, ठीक है। मतलब वर्किंग से सरफेस, सरफेस से वर्किंग तक मैं किस तरह से वाटर भेज रहा हूं। हो सकता है मैं ऐसा भेज रहा हूँ, हो सकता है मैं डायरेक्ट भेज दूं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोफाइल बन सकते हैं, मैं कुछ इस तरह से भी भेज सकता हूं। तो ये आपका हाइड्रोलिक प्रोफाइल, मतलब किस तरह से स्टोविंग की जा रही है, दिस इज कॉल्ड योर हाइड्रोलिक प्रोफाइल। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है कि टोटल डेप्थ डिवाइड बाय टोटल हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंट आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी टोटल डेप्थ टोटल हॉरिजेंटल लेंथ, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमेशा आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाइड्रोलिक प्रोफाइल से ज्यादा होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। हाइड्रोलिक gradient should be more than hydraulic
प्रोफाइल। क्लियर हुआ? ये आपका फंडा है, ये नोट करिएगा, ये आपसे कभी भी कैसे भी फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो चलिए इसी पे न्यूमेरिकल है, हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक, देखते हैं कैसे ये बनेगा। क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि ये कुछ लेआउट है, ये सॉफ्ट है 200 मीटर का, नीचे ए से बी हम लोग भेजे, फिर बी से सी आपका कुछ पाइप इस तरह से जा रहा है, सी से डी आया, यहाँ पे स्टोविंग हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइड्रोलिक प्रोफाइल आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि हाइड्रोलिक प्रोफाइल सही है कि नहीं बताओ, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपने देख लिया है ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, ये टोटल डेप्थ डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये डेप्थ तो आपको पता है, फिर आपको यहां तक का डेप्थ लेंथ जानना है, डेप्थ कितना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ 45, तो यहां से निकाल लीजिए कितना होगा। क्लियर हुआ? किस तरह से आपको टोटल डेप्थ निकालना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पहले निकालते हैं हम लोग। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बराबर आपका आ जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल डेप्थ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। राइटिंग थोड़ी है ठीक नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल डेप्थ कैसे निकलेगा, 200 प्लस ये मीटर चाहिए, यहाँ देखिए ये आपका दिया हुआ है, दिस इज 45। ठीक है, तो ये आपको x निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, ये कुछ ऐसा है 70 45, क्या लगा दीजिए साइन 45 इक्वल टू 70 x बाई 70। x का वैल्यू यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x विल बी आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपका ये आ जाएगा 49.49। ठीक है, तो देखिए टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा, ये 49.49, तो टोटल डेप्थ आपका ये आ गया, यहाँ पे देखिएगा, तो टोटल डेप्थ आपका क्या हो गया 49.49। ठीक है, अब टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो देखिए यहां से आपको ये डिस्टेंस लेना है। ठीक, तो ये आपको डिस्टेंस तो इतना तो पता है, ये कितना है 400 मीटर, ये y है, इस डिस्टेंस को आपको फाइंड करना है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो फिर यही एंगल पे चाहिए, ये है आपका 49.49 हो गया, 45 है आपको ये फाइंड करना y। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप ले लीजिए tan 45 बराबर क्या हो जाएगा 49.49 डिवाइड बाय y, y बराबर आ जाएगा आपका 49.49, मतलब ये देखिए tan 45 में दोनों बराबर होगा, तो ये आ गया आपका 49.49, इट विल बी 49.49, तो यहाँ पे क्या आ गया 40 प्लस 49.49। अब ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, थीटा पे होता है, मतलब ये, ठीक है, ये आपका हो जाएगा थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है tan थीटा बराबर, ठीक है, टोटल डेप्थ डिवाइड बाय टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये आपका आ जाएगा थीटा बराबर 249.49, ये आपका आ गया 400.49, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा आपका 0.55 और थीटा बराबर आ जाएगा अराउंड 29 डिग्री। राइट, ये आपका थीटा बराबर आ गया। अब अगला सवाल आ जाता है, इसको हटा देता हूं मैं, आपको क्लियर आएगा कि इतना तो आपका आ गया, तो व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपने कैलकुलेट कर लिया 29 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये सही है कि नहीं, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, ठीक, इस पॉइंट से लास्ट जहां पे आप स्टोविंग कर रहे हैं उसको मिला दीजिए,
ठीक, देखिए यहाँ पे एंगल कितना है 45, ठीक, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है आपका 29, इसका मतलब यहाँ के एंगल से 29 कम है, मतलब यहाँ पे कट हो रहा है। ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि वो अपने आप फ्लो, है ना। और ये देखिए जो हाइड्रोलिक प्रोफाइल बना है, तो जो इस पॉइंट के बाद वो फ्लो होने में उसको दिक्कत होगा, यहाँ पे जैमिंग होने लग जाएगा। तो याद करिए हमने क्या पढ़ा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए हाइड्रोलिक प्रोफाइल से। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या बड़ा है क्या 29 डिग्री, देखिए कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल से ही दिख रहा है कि डिग्री के कारण है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि अगर उसका डायग्राम आप बना रहे हैं वो कट कर रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर कम हो रहा है, मतलब आपका स्टोविंग का जो हाइड्रोलिक प्रोफाइल है वो सही नहीं है। यहाँ पे जो बोल रहा है ना हाइड्रोलिक प्रोफाइल, उस ज्योमेट्रिक प्रोफाइल जो दिया हुआ है वो सही है, करेक्ट है कि नहीं, तो ये करेक्ट बोल रहा है ना, करेक्ट है कि नहीं, तो ये करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आपके इसको न्यूमेरिकल बनाने हैं। हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए हाइड्रोलिक प्रोफाइल से, राइट। और ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये एक शब्द दिया हुआ ज्योमेट्रिक प्रोफाइल, तो ज्योमेट्रिक प्रोफाइल भी वही है कि जो वहां की जो ज्योमेट्रिक कंडीशन है उसके आधार पे कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है क्या है, वो आपका हो गया ज्योमेट्रिक कंडीशन। क्लियर हुआ? चलिए अब इसी पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए सॉलिड इन पाइप, रेशियो ऑफ साइज सॉलिड टू द पाइप डायमीटर, ठीक है, रेशियो ऑफ साइज बोल रहा है ना, साइज ऑफ सॉलिड किस पे, पाइप के डायमीटर से। याद करिए मैंने आपको बताया था जो हो जाएगा 1:3, राइट। अगला आ गया लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक स्टोविंग, हाइड्रोलिक प्रोफाइल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रोफाइल ज्योमेट्रिक प्रोफाइल से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं। तो हाइड्रोलिक प्रोफाइल आपका, ये एक्चुअल ग्रेडियंट कहना चाह रहा है, तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोफाइल से ज्यादा होना चाहिए। मतलब देखो अगर ज्योमेट्री आपका कुछ इस तरह से है तो हाइड्रोलिक प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आप पानी फेंक पाएंगे ना। तो हाइड्रोलिक प्रोफाइल, जैसे ये पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ में आपको पानी पहुंचाना है, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री हुई। आपका हाइड्रोलिक प्रोफाइल क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा, इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये होगा हमेशा इज अबो द ज्योमेट्रिक प्रोफाइल। तो इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो सो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पे क्लियर रहिएगा, न्यूमेरिकल अप्रोच रटना नहीं है हमको, राइट। देखिए मैं अब तक जो भी हम लोग कोई फॉर्मूला तो नहीं रटे, तो बच्चे लोग फॉर्मूला पढ़ने लग जाते हैं, रटने लग जाते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व हो। अप्रोच रखना है, अप्रोच से क्या होगा कि जब गेट में क्वेश्चन आपसे टिल्ट किए जाएंगे तो आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी।